सोचिए ज़रा 15,000 घंटे। अगर हम इसका थोड़ा गणित निकालें तो एक छात्र जब किंडरगार्टन में अपना पहला कदम रखता है और जब वो अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी करके बाहर निकलता है, हाँ बिल्कुल, उस मास्टर डिग्री तक आते आते वो हर दिन, हर हफ्ते, हर साल क्लासरूम में बैठकर बस किसी और को बोलते हुए सुनता है। एक पैसिव लिसनर की तरह। सही कहा। और अगर इन सब घंटों को मिला देना तो ये आंकड़ा लगभग 15,000 घंटे तक पहुंच जाता है। 15,000 घंटे किसी एक जगह पर सिर्फ एक श्रोता बनकर बैठे रहना, मतलब ये इंसान की जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा आंकड़ा है जो शायद पहली बार सुनने पर बहुत आम लगे, क्योंकि हम सब इसी व्यवस्था से गुजरे हैं ना। हाँ, हम सबको यही नॉर्मल लगता है। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत दिलचस्प है। आज का हमारा सोर्स शिव नारायण का एक रिसर्च पेपर है जिसका टाइटल है थिंक लाइक साइंस ग्रेजुएट्स 15,000 आवर प्रॉब्लम इन एजुकेशन। राइट। और ये पेपर इसी पूरी व्यवस्था की सबसे गहरी खामी को उजागर करता है। आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये जो भारी भरकम समय है ये वाकई सीखने में तब्दील हो भी रहा है, या फिर जिसे हम नॉलेज ट्रांसफर कहते हैं वो बस एक बहुत बड़ा भ्रम है। और मैं यहाँ ये भी साफ कर दूं कि ये चर्चा सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो तेजी से नई चीजें सीखना चाहता है। बिल्कुल, चाहे वो कोई ऑफिस की मीटिंग हो या अपनी कोई पर्सनल जिज्ञासा। तो इससे पहले कि हम इसके समाधान पर आएं, हमें ये समझना होगा कि ये 15,000 घंटे वाली जो मौजूदा सिस्टम है ये असल में काम क्यों नहीं कर रही। और इस विफलता को समझने के लिए ना हमें थोड़ा एक वैज्ञानिक की तरह सोचना होगा। एक वैज्ञानिक की तरह? हाँ, हमारे सोर्स में एक बहुत ही बेहतरीन थॉट एक्सपेरिमेंट यानी एक वैचारिक प्रयोग दिया गया है। चलिए इसे अपने दिमाग में थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, बताइए। कल्पना कीजिए कि एक हाई स्कूल या कॉलेज की क्लास चल रही है और जो विषय है वो एकदम नया है और काफी जटिल है। मतलब कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में छात्रों को पहले से कुछ नहीं पता। बिल्कुल। मान लीजिए क्वांटम फिजिक्स या सेल्यूलर बायोलॉजी का कोई नया सिद्धांत है। अब टीचर ने बहुत अच्छी तैयारी की है, उन्होंने बहुत शानदार स्लाइड्स भी बनाई है और वो पूरे जोश के साथ 45 मिनट का एक बेहतरीन लेक्चर देते हैं। और छात्र भी पूरी तरह से ध्यान दे रहे होंगे, सिर हिला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें सब कुछ समझ आ रहा है। हाँ, ये तो एक एकदम आदर्श क्लासरूम का दृश्य हो गया ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन असली प्रयोग इन 45 मिनट के बाद शुरू होता है। लेक्चर खत्म होते ही टीचर बिना किसी पूर्व चेतावनी के छात्रों को 90 मिनट का एक लिखित टेस्ट दे देते हैं। अरे बाप रे, 90 मिनट का टेस्ट, वो भी तुरंत? हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, ये कोई मल्टीपल चॉइस वाला टेस्ट नहीं है। मतलब वो 4 विकल्पों में से किसी एक पर तुक्का नहीं मार सकते? एकदम नहीं। इसमें छात्रों को कोई हिंट नहीं दी गई है। उन्हें उन नए कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से अपने शब्दों में विस्तार से समझाना है। ओहो, ये तो सिद्धांतों की परिभाषाएं लिखनी है और बहुत गहराई से उत्तर देने हैं। ये तो बहुत ही क्रूर टेस्ट है। अगर मैं अपनी जगह रखकर देखूं तो 45 मिनट सिर्फ सुनने के बाद किसी जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत को अपने शब्दों में लिखना, मतलब ये तो लगभग असंभव है। और इसीलिए इस प्रयोग का नतीजा बिल्कुल वैसा ही होता है जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं। ज्यादातर छात्र बुरी तरह संघर्ष करते हैं। पेज खाली ले जाते होंगे? हाँ बिल्कुल। हो सकता है कुछ छात्रों को बुनियादी बातें या 1-2 शब्द याद रह गए हों, लेकिन 95% से अधिक छात्र उस नए विषय को गहराई से अपने शब्दों में नहीं समझा पाते। मतलब वो नॉलेज उनके अंदर ट्रांसफर हुई ही नहीं। सही कहा। ये थॉट एक्सपेरिमेंट इस कड़वी सच्चाई को साबित करता है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो सिर्फ लेक्चर सुनने पर निर्भर है, वो असली नॉलेज ट्रांसफर करने में पूरी तरह फेल है। ये सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर मैं इस स्थिति को एक आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़कर देखूं, बताइए। तो ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान 15,000 घंटे तक काउच पर बैठकर चिप्स खाते हुए जिम के वर्कआउट वीडियो देखे। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मतलब वो स्क्रीन पर देख रहा है कि कोई और डंबल उठा रहा है, कोई और पसीना बहा रहा है, और फिर वो इंसान सोचे कि सिर्फ वीडियो देखने से उसकी खुद की बॉडी बन जाएगी, जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल। जिम में जब हम वजन उठाते हैं तो हमारे मसल्स में माइक्रो टीयर्स होते हैं। जब वो रिपेयर होते हैं तब मांसपेशियां बनती हैं। बिना खुद संघर्ष के मसल्स कैसे बन सकते हैं? तो यहाँ मैं एक वाजिब सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ पूछिए। ध्वनि तरंगे हमारे कान के पर्दे से टकरा रही हैं, दिमाग का ऑडिटरी कॉर्टेक्स उसे प्रोसेस कर रहा है,
तो क्या ये पूरी तरह से बेकार है? हम इसे जीरो नॉलेज ट्रांसफर क्यों कह रहे हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें क्लासरूम के बाहर सीधे न्यूरोसाइंस में मिलता है। चलिए इसे दिमाग के स्तर पर थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ प्लीज। जब एक क्लासरूम में लेक्चर चल रहा होता है ना, तो हमें लगता है कि छात्र सीख रहा है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली उस कमरे में सबसे ज्यादा सक्रिय दिमाग खुद टीचर का ही होता है। वेट, टीचर का दिमाग? लेकिन वो विषय पहले से जानते हैं ना? जानते हैं, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें उस जानकारी को अपनी मेमोरी से बाहर निकालना पड़ता है। अच्छा। उसे एक तार्किक क्रम में सजाना पड़ता है। ये सोचना पड़ता है कि इसे आसान भाषा में कैसे समझाएं। मतलब उनका दिमाग लगातार काम कर रहा होता है। बिल्कुल, और फिर अपने गले और हाथों का इस्तेमाल करके उसे व्यक्त भी करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में टीचर का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि दिमाग का सीईओ माना जाता है, हाँ। और उनके मोटर सर्किट्स पूरी तरह से आग की तरह काम कर रहे होते हैं। वो सक्रिय रूप से शामिल हैं, वो डूअर हैं, यानी करता है। और दूसरी तरफ बैठा जो छात्र है, छात्र का दिमाग लगभग निष्क्रिय रहता है। वो सिर्फ एक पैसिव रिसीवर है। विज्ञान हमें बताता है कि ज्ञान का जो ट्रांसफर है वो ऐसी हवा में तुरंत नहीं हो जाता। सीखने के लिए मोटर एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। मोटर एंगेजमेंट मतलब सक्रिय शारीरिक या मानसिक भागीदारी। सही कहा। जब तक छात्र खुद उस जानकारी के साथ कोई दिमागी या शारीरिक गतिविधि नहीं करता, जैसे उसे खुद लिखना या किसी और को समझाना, तब तक दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस नहीं बनते। ओहो। ज्ञान को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्का करने के लिए कॉग्निटिव एफर्ट की जरूरत होती है, जो सिर्फ चुपचाप सुनने से कभी नहीं मिलता। ये बात सच में बहुत बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम अपने सोचने के तरीके को देखें तो हम अक्सर यही मान लेते हैं कि ज्ञान का ट्रांसफर एक कंप्यूटर में यूएसबी ड्राइव से फाइल कॉपी करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल यही भ्रांति है ना? हम सोचते हैं कि टीचर ने बोला मतलब डेटा सेंड हो गया, और छात्र ने सुना मतलब डेटा रिसीव होकर दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव हो गया। हम इंसानी दिमाग को बस एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस की तरह ट्रीट करते हैं, और यही गलती है। यही हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी बायोलॉजिकल मेमोरी, यानी जो जैविक याददाश्त है, वो डिजिटल मेमोरी की तरह काम ही नहीं करती। तो वो कैसे काम करती है? देखिए, डिजिटल मेमोरी एक पैसिव स्टोरेज है। आपने फाइल डाली और वो वहां पड़ी है। लेकिन इंसानी दिमाग एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है। एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट मतलब वहां काम चलना जरूरी है। हाँ। डेटा को सेव करने के लिए दिमाग को खुद उस डेटा के साथ ईंट गारे का काम करना पड़ता है। हमारे सोर्स के मुख्य निष्कर्षों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आज की शिक्षा प्रणाली वन साइज फिट्स ऑल मॉडल पर आधारित है। मतलब सबके लिए एक ही तरीका है? बिल्कुल। एक कमरे में 50 बच्चे बैठे हैं और एक ही स्पीड में सबको डेटा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। और ज़ाहिर हर इंसान का वो डेटा प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है। किसी का दिमाग जल्दी समझता है, किसी को थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, हमारी आज की प्रणाली ये नहीं मापती कि छात्र के दिमाग में असल में कितने नए न्यूरल कनेक्शंस बने। ये प्रणाली तो सिर्फ ये मापती है कि टीचर ने एक साल में कितना सिलेबस कवर कर लिया है। वाह, मतलब पूरा फोकस इस बात पे है कि मैंने अपनी तरफ से ब्रॉडकास्ट कर दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। हाँ, ये पूरी तरह से टीचिंग केंद्रित मॉडल है। तुमने कितना कैच किया ये तुम्हारी समस्या है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो 15,000 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। एकदम सही। क्योंकि पूरी व्यवस्था इस बात पर टिकी है कि छात्र सिर्फ रिसीवर बने रहें, डूअर नहीं। और जब ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो ही गया है कि ज्ञान का ये जो तथाकथित डाउनलोड है ये काम नहीं करता, और इंसानी दिमाग इस पैसिव लिसनिंग को रिजेक्ट कर देता है, हाँ, तो जाहिर है कि हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो हमारे दिमाग के प्राकृतिक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। बिल्कुल। और यहीं से जन्म होता है उस कॉन्सेप्ट का जिसे इस रिसर्च में एक बहुत बड़े समाधान के रूप में पेश किया गया है, और उसका नाम है लर्नोग्राफी। लर्नोग्राफी, ये शब्द अपने आप में काफी वैज्ञानिक और थोड़ा भारी लग रहा है। सुनने में लगता है, हाँ। अगर हम इस शब्द को ही तोड़ें तो इसमें लर्न यानी सीखना है, और ग्राफी मतलब शायद कुछ लिखने या दर्ज करने से जुड़ा है। इसका असल में मैकेनिज्म क्या है? अगर इसे बहुत सरल भाषा में समझें तो लर्नोग्राफी एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पूरी प्रक्रिया को टीचिंग केंद्रित से हटाकर लर्निंग केंद्रित कर दिया जाता है। यहाँ छात्र को एक निष्क्रिय श्रोता की जगह एक सक्रिय कर्ता यानी डूअर बना दिया जाता है।
इस रिसर्च पेपर में लर्नोग्राफी के 4 मुख्य उपकरणों की बात की गई है। 4 टूल्स। हाँ, जो दिमाग के न्यूरोलॉजिकल नियमों के अनुसार काम करते हैं। पहला है बुक टू ब्रेन नॉलेज ट्रांसफर। बुक टू ब्रेन, तो क्या इसका मतलब है कि हम लेक्चर को पूरी तरह से बाईपास कर रहे हैं और सीधे किताबों से ज्ञान ले रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन किताबें तो सदियों से है ना, इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसे प्राथमिक माध्यम बनाया जा रहा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी पैसिव लेक्चर को सुनता है तो वो स्पीकर की स्पीच से बंधा होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब वो सीधे किताब पढ़ता है तो वो अपनी गति से सीखता है। वो किसी जटिल पैराग्राफ पर रुक सकता है, उसे दोबारा पढ़ सकता है और उसके दिमाग को उस जानकारी को डिकोड करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। ये पहला कदम है जहां दिमाग खुद काम करना शुरू करता है। समझ गया। मतलब लेक्चर में जो काम टीचर का दिमाग कर रहा था, यहाँ किताब पढ़ते समय छात्र का दिमाग खुद वो काम कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला टूल। अब दूसरा उपकरण क्या है? दूसरा है ब्रेन पेज डेवलपमेंट। और ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये साधारण नोट्स बनाने से बिल्कुल अलग है। कैसे? इसका मतलब है कि छात्र जो भी पढ़ रहा है उसे वो खुद अपने हाथों से लिखकर, अपने तरीके से स्ट्रक्चर करके, डायग्राम बनाकर एक पेज पर उतारे। लेकिन हाथों से लिखने में ऐसा क्या जादू है? लोग तो लैपटॉप पर टाइप भी कर सकते हैं या सिर्फ हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं किताब पर? जादू इसके पीछे के न्यूरोसाइंस में है। जब हम हाथ से लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। अच्छा। हम सिर्फ जानकारी को देख नहीं रहे हैं, हम उसे एक फिजिकल एक्शन में बदल रहे हैं। न्यूरोबायोलॉजी में एक प्रक्रिया होती है जिसे माइलेशन कहते हैं। माइलिनेशन। हाँ। जब हम किसी जटिल जानकारी को अपने हाथों से लिखकर समझते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन नाम के प्रोटीन की एक परत चढ़ने लगती है। ओह, ये परत क्या काम करती है? ये परत जितनी मोटी होती है, वो जानकारी दिमाग में उतनी ही तेजी से और लंबे समय तक ट्रैवल करती है। वाह! ब्रेन पेज डेवलपमेंट असल में इसी माइलिन को बनाने का काम है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब आप शारीरिक रूप से अपने दिमाग की तारों को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने न्यूरॉन्स को खुद बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर पहला कदम सीधे किताब से जानकारी लेना है और दूसरा कदम उसे हाथ से लिखकर दिमाग में पक्का करना है, तो तीसरा उपकरण क्या है? तीसरा है पीयर कोलैबोरेशन, यानी अपने साथियों के साथ उस ज्ञान को साझा करना। और यहीं पे सोर्स एक बहुत ही आकर्षक और पावरफुल कैच फ्रेज का इस्तेमाल करता है। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, लर्न लाइक अ स्मॉल टीचर। एक वैज्ञानिक की तरह सोचें, एक छोटे शिक्षक की तरह सीखें। मुझे लगता है कि ये इस पूरे रिसर्च पेपर का सबसे मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल है। और अगर हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें ना, तो ये बात पूरी तरह से सच साबित होती है। कई बार हम कोई चीज पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे पूरी तरह समझ आ गया है। हाँ, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम वही चीज किसी दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, तब हम अचानक अटक जाते हैं। शब्दों की कमी पड़ने लगती है। बिल्कुल। तब हमें अपनी असली समझ का पता चलता है कि हमारे ज्ञान में कहाँ-कहाँ कमियां हैं। सही कहा। और इसके पीछे भी एक बहुत स्पष्ट वैज्ञानिक कारण है। जब हम सिर्फ पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उन चीजों को स्किप कर देता है जो उसे समझ नहीं आती, और हमें लगता है कि हमें सब आता है। हाँ, इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस यानी समझदारी का भ्रम कहते हैं। लेकिन जब हम किसी और को सिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को उस जानकारी को एक तार्किक क्रम में लगाना ही पड़ता है। उसे सामने वाले के सवालों का अनुमान भी लगाना पड़ता है। बिल्कुल। और उस ज्ञान को शब्दों में ढालकर बाहर लाना पड़ता है। मतलब जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमारा दिमाग छिप नहीं सकता, उसे उन खाली जगहों को भरना ही पड़ता है। एकदम सही। असली नॉलेज ट्रांसफर वही होता है जब हम खुद एक छोटे शिक्षक बन जाते हैं। वाह! लर्नोग्राफी इसी सिद्धांत पर काम करती है। ये क्लासरूम को एक ऐसी जगह में बदल देती है जहां हर कोई सिर्फ सुन नहीं रहा है बल्कि एक दूसरे को सिखा रहा है। ये तो पूरा डायनामिक ही बदल देता है। हाँ। अच्छा, तो अब चौथा उपकरण क्या बचा है? चौथा और अंतिम टूल है रियल टाइम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब जो सीखा उसे अप्लाई करना। अब उसे असल दुनिया की किसी समस्या को सुलझाने में लागू करें। जब आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग उस न्यूरल कनेक्शन को हमेशा के लिए सील कर देता है। अगर हम वापस अपने उस जिम वाले उदाहरण पर जाएं, हाँ, वो वाला, तो ये पूरा लर्नोग्राफी का जो मॉडल है, हाँ, ये कह रहा है कि अब आप काउच पर बैठकर वर्कआउट वीडियो नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अब आप जिम के अंदर हैं, आपने खुद डंबल उठाया,
यानी किताब पढ़ी, हाँ आपने खुद पसीना बहाया यानी ब्रेन पेज बनाया, हाँ आपने अपने वर्कआउट पार्टनर की फॉर्म सही करवाई यानी छोटे शिक्षक बने, और फिर उस ताकत का इस्तेमाल असल जिंदगी में भारी सामान उठाने में किया, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी प्रक्रिया का सारांश है। थैंक्स। और मजे की बात यह है ना कि जब कोई व्यक्ति खुद ये मेहनत करता है तो 15,000 घंटे छोड़िए, वो उससे बहुत कम समय में कहीं ज्यादा बेहतर और स्थायी नतीजे पा सकता है। बिल्कुल। इस शोध का मुख्य निष्कर्ष यही है कि बिना मोटर एंगेजमेंट और बिना दिमाग को सक्रिय रूप से चुनौती दिए हम चाहे कितने भी घंटे क्लासरूम में बिता लें, असली ज्ञान कभी गहराई तक नहीं जाएगा। तो चलिए अब तक की हमारी इस गहरी चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। हाँ जरूर। हमने देखा कि कैसे 15,000 घंटे का जो पैसिव लिसनिंग का पारंपरिक मॉडल है वो जैविक रूप से यानी बायोलॉजिकली फेल है। हम सोचते हैं कि ज्ञान को एक हार्ड ड्राइव की तरह कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन असल में दिमाग को नई चीजें सीखने के लिए कॉग्निटिव स्ट्रगल की जरूरत होती है। और इसके मुकाबले सक्रिय लर्नोग्राफी का मॉडल एक ऐसा समाधान है जहां ज्ञान का निर्माण खुद किया जाता है, लिखकर, समझाकर और उसे लागू करके। बिल्कुल। और अगर हम इसे सिर्फ स्कूली शिक्षा से बाहर निकालकर एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये जानकारी हर उस इंसान के लिए क्रांतिकारी है जो कुछ भी नया सीखना चाहता है। हाँ, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। राइट। क्योंकि अगर कोई ऑफिस की किसी अहम मीटिंग के लिए कोई लंबी रिपोर्ट पढ़ रहा है या कोई नई स्किल सीख रहा है तो वो इस विज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? देखिए, नियम सबके लिए समान है। अगर कोई व्यक्ति किसी नए विषय को समझना चाहता है तो उसे सिर्फ पॉडकास्ट सुनने, वीडियो देखने या किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मतलब वो काफी नहीं है? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पहला कदम है। ये तो एक तरह का मजेदार विरोधाभास हो गया। कैसे? मतलब हम यहाँ एक चर्चा कर रहे हैं जिसे लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम ही कह रहे हैं कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है। अरे हाँ, बिल्कुल। असली काम तो इसे सुनने के बाद शुरू होता है। सही बात है। जो भी नई जानकारी मिली है ना, उसके खुद नोट्स बनाने चाहिए, उसे अपनी भाषा में स्ट्रक्चर करना चाहिए। जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी या काम में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, या सबसे बेहतर उस विषय को कल ऑफिस में या घर पर किसी और को समझाना चाहिए। यानी वो छोटा शिक्षक बनना चाहिए। हाँ, जब तक हम उस ज्ञान के साथ सक्रिय रूप से कुछ करते नहीं, वो ज्ञान पूरी तरह से हमारा नहीं होता। ये सच में बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली सलाह है। ज्ञान को सिर्फ ग्रहण मत कीजिए, उसके साथ कुश्ती लड़िए, उसे बाहर निकालिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले इन सारे शोध और विज्ञान को देखकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। अच्छा, बताइए, क्या सवाल है? हमने ये बात की कि भविष्य में हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज को इस लर्नोग्राफी मॉडल को पूरी तरह अपना लेना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ दशकों में ऐसा हो जाता है, पूरा समाज इसी मॉडल पर चलने लगता है। ओके। हर सीखने वाला इंसान सिर्फ एक सक्रियकर्ता बन जाता है। वो खुद सीधे किताबों से ज्ञान ले रहा है, खुद अपने मोटर सर्किट्स का इस्तेमाल करके लिख रहा है। हाँ। और हर छात्र खुद एक छोटा शिक्षक बनकर अपने साथियों को सिखा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में उस पारंपरिक टीचर की भूमिका का क्या होगा? ओहो। क्या शिक्षक का वो पेशा जिसे हम आज जानते हैं, जहां एक व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर बोलता है और बाकी 50 लोग चुपचाप सुनते हैं, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? है। अगर हर कोई खुद सीख रहा है और खुद सिखा रहा है तो क्या शिक्षकों की जगह कोई नहीं लेगा? या फिर शिक्षक का काम किसी ऐसे नए रूप में विकसित होगा जिसका हमने अभी तक नाम भी नहीं सोचा है? शायद वो पढ़ाने वाले नहीं बल्कि सिर्फ माहौल बनाने वाले कॉग्निटिव कोच बन जाएंगे। ये सच में बहुत ही उकसाने वाला और भविष्य की ओर देखने वाला सवाल है, क्योंकि अगर क्लासरूम एक स्टेज नहीं रहेगा तो जाहिर है कि उस स्टेज के मुख्य कलाकार की भूमिका भी बदलनी ही होगी। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। 15,000 घंटों की इस निष्क्रिय सुनने की आदत से बाहर निकलने के सफर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सोचते रहिए और सबसे जरूरी बात, खुद डंबल उठाते रहिए और सक्रिय रूप से सीखते रहिए।